तौर पर सुबह सवेरे कार्यक्रम की शुरुआत भूमिका बांधने से होती है और आज भी थोड़ी भूमिका बांधने के बाद हम खबरों का बुलेटिन शुरू करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से अब हमने आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताने की शुरुआत की है। सबसे पहले अपडेट ये है कि कल के सुबह सवेरे कार्यक्रम में हमने जिस लड़की के गुम होने की खबर बताई थी, उस मामले में हमारे वीडियो को अपलोड करने के बाद नया खुलासा हुआ था। खुलासा ये हुआ था कि लड़की का पता चल गया था और जिस मामले को मीडिया में बताया गया था उससे ये मामला पूरे तरीके से अलग था। मीडिया में ये बताया गया था कि लड़की को घर में डकैती के दौरान उठा लिया गया था, लेकिन बाद में पता ये चला कि ये मामला प्रेम जाल का था, जिसमें लड़की खुद गायब हो गई थी। हालांकि लड़की की बरामदगी हो गई है। इसी के साथ लोकल पुलिस ने डकैती होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। कुछ लोगों ने कहा है कि हमने गलत खबर चला दिया, लेकिन होता ऐसा है कि खबरें पल भर में झूठी साबित हो सकती है। जब तक वीडियो शूट हुआ था उस वक्त तक का कोई अपडेट नहीं था। और दूसरी बात ये कि अगर आप जनता जंक्शन के नियमित फॉलोअर हैं तो आपको पता होगा कि हमारे काम करने का तरीका कितना विश्वसनीय है। इसलिए अगर मान लीजिए कोई खबर हमने चला दिया और अगर उस पर कुछ अपडेट आता है तो हम उसे जल्द से जल्द उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं, जैसा कि हमने आज के सुबह सवेरे में भी किया था। अपडेट लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने दर्शकों को गुमराह करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमारी विश्वसनीयता पर शक बिल्कुल ना करें और अगर हमसे कुछ गलत होता है तो हम बाकायदा आपको उसके बारे में सूचित कर देते हैं। अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव आने का बढ़िया बात यह है कि जब भी चुनाव आता है तब सौगातों का दौर शुरू हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मोदी ने बिहार को 294 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन और कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं का समावेश है। जानकारी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये सिर्फ बिहार को ही नहीं बल्कि अन्य 21 राज्यों को 1700 करोड़ रुपए की सौगात दिया गया है और ये सारी सौगातें मछली पालन, पशुपालन, कृषि विभाग से जुड़ी हुई है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और किसी को भी अपने बातों से मंत्रमुग्ध कर लेते हैं, वैसे ही चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी साहब ने भोजपुरी में बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि रउआ सबके प्रणाम बा, देश खातिर, गांव खातिर और व्यवस्था के मजबूत करे खातिर, मछली पालन करे खातिर सैकड़ों करोड़ रुपए की योजना के शुभारंभ भइल है। और ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी बोलते चले गए। वैसे भी चुनावी सौगात पर आरोप लगने थे और लगे भी। लोगों ने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कहाँ थे और अब जब आचार संहिता लगने वाली है तो जल्दी जल्दी सारी योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है ताकि वोटरों को लुभाकर उनसे वोट लिया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में ये भी कहा है कि पहली बार इतनी बड़ी राशि सरकार खर्च कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मछली पालन, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में ये पहली सरकार है जो इतना ज्यादा सोच रही है और इसके लिए अलग से एक मंत्रालय भी बनाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले सिर्फ 2% घरों तक लोगों को स्वच्छ पानी मिलता था, अब 70% लोगों को मिल रहा है। नीतीश कुमार के नल जल योजना की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा है कि बिहार के 60 लाख घरों को स्वच्छ पानी दिया जा रहा है। याद रखने वाली बात यह है कि ये वही नीतीश कुमार हैं जो अपनी कुर्सी छोड़ चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के वजह से, और ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो नीतीश कुमार पर कितने ताने कस चुके हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं ये राजनीति है, यहाँ किसी को भी किसी से कोई शर्म नहीं है। कुर्सी के लिए कोई भी कहीं भी जा सकता है, किसी के साथ भी जाकर बैठ सकता है। आइडियोलॉजी की बात ना ही करे तो वो अच्छा होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि बिहार के 75 लाख किसान पशुपालन, मछली पालन और डेयरी के उद्योग से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को इसमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। उस समारोह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी संबोधित किया और लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी आकर भौकाल मचाकर चले गए। अब आप इसके साफ साफ चुनावी मायने को भी समझ लीजिए। 15 में नरेंद्र मोदी साहब ने 30 रैलियां बिहार में की थी। याद रहे कि उस वक्त भाजपा और जदयू अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। इस बार एक में है और कोरोना के चलते रैली नहीं हो पा रही है, तो भाजपा ने इसका बहुत बढ़िया उपाय निकाला है। अब ये लोग शिलान्यास के चक्कर में रैलियां करेंगे। ये रैलियां 13, 15, 18, 21 और 23 सितंबर को होगी, जिसमें उद्घाटन किया जाएगा और शिलान्यास भी किया जाएगा। अन्य घोषणाएं भी की जाएंगी और इसी के बहाने वोटरों को साध लिया जाएगा। ऐसा बहुत पहले से हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। बाकी इस पर अगर कोई अपडेट आता है
तो हम आपको बताएंगे। अब दूसरी खबर, अब तक आपको मालूम हो गया होगा कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिल्ली एम्स के आईसीयू से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा किस बात का? जवाब राजद से अलग होने का। जब से उन्होंने इस्तीफा भेजा है, बिहार की राजनीति उफान मार रही है। वजह यह है कि रघुवंश प्रसाद सिंह पुराने नेता हैं और उनकी पकड़ राजपूतों पर बहुत ज्यादा है। रघुवंश लालू के साथ बहुत सालों से हैं। कर्पूरी ठाकुर के जमाने से वो दोनों लोक दल में थे और कर्पूरी ठाकुर के करीबी माने जाते थे। कर्पूरी साहब के गुजरने के बाद रघुवंश ने कभी भी लालू का हाथ नहीं छोड़ा। 88 में लालू को नेता प्रतिपक्ष बनाने में भी रघुवंश प्रसाद सिंह ने खुलकर साथ दिया था। जब जनता दल बनी थी तब भी रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू यादव को अकेला नहीं होने दिया। और इन सबसे भी बड़ा कदम रघुवंश प्रसाद सिंह ने तब उठाया जब 97 में लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल बनाया। रघुवंश राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य हैं। कहा यह भी जाता है कि लालू यादव ने रघुवंश बाबू से सलाह मशवरा करके ही आरजेडी का संविधान तय किया था। लोग कहते हैं कि रघुवंश लालू को इतना समझते हैं कि लालू को यह बताना भी नहीं पड़ता है कि वो क्या सोच रहे हैं। करीब 5 दशकों की राजनीति में कभी भी रघुवंश और लालू प्रसाद यादव में कुछ भी अलग देखने को नहीं मिला। हालांकि जब केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी तब राजद ने खुलकर इसका विरोध किया था। संसद में मनोज झा ने झुनझुना बजाकर आरक्षण का विरोध किया था और तब रघुवंश प्रसाद ने मीडिया में आकर सीधा ये कह दिया था कि वो आरक्षण से संतुष्ट हैं। उसके बाद राजद ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली और अब जब रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है तो बिहार का चुनावी माहौल एकदम से गर्मा गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह को कोरोना हुआ था। जब ठीक हुए उन्होंने पार्टी के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं हुआ। कहानी ये भी है कि रमा सिंह के आरजेडी में एंट्री को लेकर रघुवंश प्रसाद नाराज हैं क्योंकि उन दोनों में नहीं बनती है। और जब इतना सब हो रहा था तो तेज प्रताप यादव ने रघुवंश बाबू को ये कहकर संबोधित किया कि एक लोटा पानी के निकल जाने से समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए लालू ने तेज प्रताप को फटकार भी लगाया था। तेज प्रताप को रांची बुलाया गया था लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले रघुवंश बाबू ने पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अब पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसे अब भी स्वीकार नहीं किया गया है। अपडेट ये है कि लालू यादव ने एक पत्र लिखकर कहा है कि आप जल्दी ठीक हो जाइए, फिर बैठकर बात करते हैं। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, पर इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? उत्तर के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब अगली और तीसरी खबर, दरभंगा में डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए नया प्रयोग शुरू किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेंगू और मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसलिए इस मच्छर का उपाय लगाने के लिए दरभंगा के स्थानीय प्रशासन ने एक प्रयोग शुरू किया है। और ये प्रयोग किया गया है मछलियों के माध्यम से, यानी मछली पालो, मच्छर और मलेरिया दोनों को भगाओ। मछलियों की एक खास प्रजाति है जिसका नाम है गम्बूजिया। इस गम्बूजिया मछली की विशेषता ये है कि ये मच्छर के लार्वों को खा जाती है और इसकी वजह से नए मच्छर पैदा ही नहीं होते हैं। इस मछली की आयु 3 महीने की होती है और पैदा होने के 3 महीने के बाद ये खुद बच्चों को पैदा करते हैं और फिर मर जाते हैं। दरभंगा के डीएम हैं त्यागरंजन। उन्हीं की पहल पर नालंदा से तकरीबन 20,000 मछलियों को दरभंगा लाया गया है और इन मछलियों को शहर के प्रमुख तालाबों में और कुछ नालियों में डाला गया है और ये एक छोटा सा प्रयोग किया गया है और अगर ये सफल साबित होता है तो इसे पूरे दरभंगा में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य कई जिलों में इसकी सफलता को देखते हुए इसे विस्तृत रूप दिया जा सकता है। अब चौथी खबर बिहार के भागलपुर से है। बिहार के भागलपुर में एक यूनिवर्सिटी है, नाम है तिलका मांझी विश्वविद्यालय। इस यूनिवर्सिटी का फर्जी डिग्री वहाँ के आसपास के कई दुकानों में बनाया जा रहा है। शिक्षा माफिया से पूरा देश परेशान है और इन्हीं शिक्षा माफियों की वजह से करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। लेकिन फिर भी इनका गैंग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और तिलका मांझी विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री को छापने में भी इन्हीं शिक्षा माफियों के गैंग का हाथ है। ये शिक्षा माफिया गैंग यूनिवर्सिटी से लेकर बाहरी दुनिया तक फैले हुए हैं। ये लोग यूनिवर्सिटी से ब्लैंक मार्कशीट चुरा लेते हैं, इसके बाद इसको स्कैन करके ठीक उसी प्रकार का दूसरा मार्कशीट निकाल लेते हैं और अपने हिसाब से उस पर छात्रों के हर विषय का नंबर प्रिंट कर देते हैं और इस तरह से एक फर्जी मार्कशीट को तैयार किया जाता है। फर्जी मार्कशीट बनाने वाले शिक्षा माफियों का व्यापार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बिहार में बहुत सारे बच्चे हर साल फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा साल बर्बाद होता है और इसी बर्बादी से बचने के लिए ये लोग शिक्षा माफियों को पैसा देते हैं और फर्जी मार्कशीट बनवा लेते हैं। फर्जी मार्कशीट बनवाने का व्यापार सिर्फ भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के अधिकतर जगहों पर इस तरह का फर्जीवाड़ा खुलेआम हो रहा है। और अगर आप छात्र हैं तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि किस तरह से फर्जी मार्कशीट बनाने का यह धंधा
चल रहा है। होता यह है कि कहीं बाहर वेरिफिकेशन के दौरान बहुत सारे छात्र पकड़े जाते हैं, लेकिन कभी कोई शिक्षा माफिया पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता है। जो छात्र पकड़े जाते हैं उन पर कार्रवाई होती है और उनका भविष्य भी दांव पर लग जाता है। ये लोग इतने चतुराई के साथ फर्जी मार्कशीट बनाते हैं जो बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल मार्कशीट के जैसा लगता है, लेकिन होता नहीं है। ध्यान से देखने पर फर्क पता चल जाता है और इस तरह से कई छात्र अब तक पकड़े भी गए हैं। लेकिन फिर वही बात कि कोई शिक्षा माफिया अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। जिस तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की बात हम कर रहे हैं, वहां फर्जी मार्कशीट का मामला तभी सामने आया जब वहां पर एक छात्र अपना मार्कशीट में सुधार करवाने के लिए पहुंचा। लड़के का मार्कशीट फर्जी था और बाद में उसने कबूला कि उसने दलाल को पैसे देकर फर्जी मार्कशीट बनवाए थे क्योंकि वो एक विषय में फेल कर गया था। तो पांचवा और अंतिम खबर, बिहार के बेतिया के एक लड़की ने जालंधर की रहने वाली एक लड़की से समलैंगिक विवाह कर लिया। बेतिया की लड़की जालंधर में रहती थी और जिस लड़की से इसका विवाह हुआ है वो जालंधर में ही इसके बगल में रहती थी। बेतिया की लड़की का नाम है इशरत और जालंधर के लड़की का नाम है नगमा। दोनों अपने परिवार के साथ जालंधर में रहते थे और इसी बीच इन दोनों के बीच लव का एंगल बन गया और फिर दोनों ने परिवार से छुपा कर जालंधर के कोर्ट में शादी कर ली। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही परिवार वालों को इसके बारे में पता चला फिर तो जैसे भूकंप आ गया। इशरत के माता पिता शादी के बाद अपनी बेटी का चेहरा भी देखना नहीं चाहते हैं। नगमा के माता पिता को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। इशरत नगमा को लेकर अपने मायके भी गई थी, पर पिता ने घर आने से सीधे सीधे मना कर दिया। बहिष्कार के बाद दोनों लड़की मदद के लिए प्रशासन के पास गए। इशरत का कहना यह था कि अब नगमा है उसकी जिंदगी का सब कुछ है, इसीलिए वो नगमा के साथ ही जीना और मरना चाहती है। इसके बाद पुलिस ने इशरत को नगमा के साथ जालंधर भेज दिया है, लेकिन इशरत के परिजन ने इशरत से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। इशरत ने भी अपने प्यार को तवज्जो देने की बात कही है और परिवार वालों से रिश्ता खत्म करने की बात भी कही है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है। लगातार हमारी कोशिशों को बुलंद रखने के लिए आपका सहयोग अनिवार्य है। नीचे दिए हुए किसी भी माध्यम से आप हम तक अपना आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।